दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको एक बेहद शानदार कहानी बताने वाले हैं जिसका नाम है वो लम्हे। मन उलझे हुए धागों के समान होता है। कभी धागों का एक सिरा मिल जाता है और कभी कभी पूरी उम्र निकल जाती है उस धागे के एक भी सिरे को ढूंढने में। हाथों की पकड़ में ही नहीं आता है। जितना सुलझाने की कोशिश करो वह उतना ही उलझता जाता है। मनुष्य जब अपने रिश्ते कायम करने के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो कभी यह सोचता भी नहीं कि यह रिश्ता आगे बढ़कर न जाने कैसा रूप लेगा और आगे जाकर उलझे हुए धागों की तरह हो जाएगा। युवावस्था के मार्ग पर टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी भी जीवन में एक रोमांच सा घोल देती है। चाहे वह पगडंडी अरण्य में खो ही क्यों न जाए और वहीं पर ख़त्म हो जाए, लेकिन उसका अनुभव जीवन भर हमारे साथ रहता है, हमारी यादों में रहता है। मध्यम श्रेणी का परिवार था जो न तो अपने आप को बहुत नीचे ले जा सकता था और ना ही स्वयं को ऊंचाइयों तक किसी भी तरह पहुंचा सकता था। समस्त रूढ़ियों कुरीतियों को ढोता हुआ स्वयं को घसीटता एक ऐसा छोटा परिवार जिसका प्रारंभ प्रातः से ही प्रारंभ हो जाता था। सुबह का समय सब काम पर जाने की होड़ में जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते जाते। मैं कॉलेज जाने के जल्दी में सब चाहते थे कि बाथरूम में जल्दी चले जाएं। मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि कुछ देर अपने सिर पर पानी डालते हुए कुछ आराम से नहा लूं, पर फिर धीरे धीरे अपनी नज़रें आराम से बैठा दूं। लेकिन उसके पहले ही बाथरूम के दरवाजे पर पापा की ठक 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 हो जाती और फिर आवाज़ गूंज उठती थी कि जल्दी करो, हमें भी जाना है। मैं जल्दी से बाहर आ जाती थी। घर में एक ही तौलिया, एक ही कंघी, एक ही दर्पण, सिर में डालने के लिए नारियल का तेल, वह भी एक ही बोतल। माँ कभी कभी उसमें कोई खुशबू का इत्र डाल देती थी, बस वही हमारे लिए महंगा तेल हो जाता था। कभी नहाने के लिए हमें कभी कोई आखिरी नंबर होता तो तौलिया एकदम गीला मिलता। मैं दिल महसूस कर रह जाती। मैं वह कभी नहीं लेना चाहती थी। माँ ने पुरानी साड़ियों की बारीक सिलाई करके गोदड़ियाँ बना दी थी जिसे हम रात को पहन सकते थे। वह काफ़ी भारी होती थी वज़न में। कभी कभी तो ठंड में रात भर सो नहीं पाती थी क्योंकि वह ठंड के पर्याप्त नहीं होती थी। तकिए पर तेल के दाग ऐसे हो जाते थे कि सिर ही चिपकने लगता था। माँ कभी कभी उस पर एक कपड़ा डाल देती थी ताकि तकियों को धोना न पड़े और उनका काम थोड़ा कम हो। परिवार की एक अच्छी आदत थी कि रात में लगभग हम सब साथ ही खाना खाते थे। ऐसे ही कॉलेज के दिनों में नज़मा मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी सहेली बनकर। ना जाने उसने मुझ में क्या देखा कि हम दोनों सहेलियां बन गई। उसने उसके घर मुझे बुलवाया। उसका घर 2 मंजिला था जिसमें ऊपर वाली मंजिल पर उसका एक अलग का कमरा था जो मेरा कभी नहीं था। पूरा घर व्यवस्थित सजा हुआ था, हर चीज़ अपने स्थान पर थी। 1-2 पेंटिंग भी लगी हुई थी उसके घर में। मुझे पानी पीने को दिया और मैं वहीं उसी कमरे में बैठ गई। हम दोनों बातें कर रहे थे कि उसने नाश्ता लाने की बात कही और नीचे चली गई। मैं फटी फटी आंखों से पूरे कमरे को ध्यान से देख रही थी। टेबल, उस पर टेबल लैंप, कुर्सी, एक और पलंग, उस पर शानदार चादर, फर्श पर कालीन बिछा था, वह भी बेहद शानदार। तभी मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा शायद कोई ऊपर आ रहा है। मैं थोड़ा सतर्क होकर सामान्य सी बनकर बैठ गई थी। मुझे अपने कपड़े रंग रूप पर बहुत संकोच हो रहा था। कहाँ नज़मा का निखरा हुआ गोरा रंग रूप और कहाँ मैं। पढ़ाई में वह अच्छी ही थी। दोस्ती के किसी भी मापदंड पर मैं उसके बराबर कहीं भी नहीं रुक पाती थी। आवाज़ पास आई। मैं समझी नज़मा शायद कमरे में वापस आ गई होगी। तभी कानों में पुरुष स्वर सुनाई दिया, नज़मा, और वो अंदर कमरे में दाखिल हुआ। वह मुझे देखकर थोड़ा अचकचा गया। उसने सोचा नहीं था कि शायद कमरे में और कोई भी हो सकता है।
आप? मैं बुरी तरह घबरा गई। मैं नज़मा का भाई सलीम हूँ। और आप? शायद प्राची हैं? नगमा आपके बारे में बहुत सारी बातें बताती रहती है। शायद नहीं, प्राची ही हूँ, मैंने संकोच के साथ कहा। नज़मा आपके और आपके पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ हमें लगातार बताती रहती है। वह कहाँ है? शायद नीचे गई है, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और चुप रह गई। सलीम आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए बैठा था, सांवले रंग का, लंबे नैननक्श का, और काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। पहनावा ऐसा कि मानो कहीं पार्टी में जाना हो। मैं खुद को और अपने कपड़ों को देख रही थी। नज़रें नीची थी, पाँव मुझे अपने मैले से लग रहे थे। आज तक मैंने खुद को कभी ऐसी नज़र से नहीं देखा था। मैं खुद ही लज्जित हो गई। आज तुलनात्मक कोई पास था जिसके चलते मैं अपने आप को काफ़ी नीचा महसूस कर रही थी। मैं इसीलिए चुप रही। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक। नज़मा कैसी है पढ़ने में? बहुत अच्छी। अपने दोस्त की तो हर कोई तारीफ़ ही करेगा, बुराई कौन करेगा भला? सलीम ने हंसते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है। मैं और भी सकुचा गई थी। शायद मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी। तभी नज़मा ट्रे में नाश्ते की प्लेट लिए अंदर आ गई। प्लेट में मिठाई, नमकीन, मठरी वगैरह थी और उसमें शायद कुछ चीज़ों का तो मुझे नाम भी मालूम नहीं था। मैंने आज तक ज़िंदगी में वह कभी देखी भी नहीं थी। नज़मा ने सलीम को देखा तो खुश होकर कहा, सही वक्त पर आए। क्यों, क्या हो गया? कौन सा काम फंस पड़ा मुझ में? सलीम ने पूछा। कुछ खास नहीं, हम नाश्ता निपटा रहे हैं, तब तक आप बाहर जाकर हमारे लिए आइसक्रीम ले आइए ना, उसने अपने भाई से कहा। ओ नो यार, ओ यस भाई, नज़मा ने थोड़ी सी ज़िद करने की कोशिश की। ठीक है, पूछो अपनी सहेली से कि कौन सा फ्लेवर पसंद है उसे। दोनों मेरे चेहरे की ओर ध्यान से देखने लगे। आइसक्रीम में भी कोई फ्लेवर होता है, यह तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने आज तक कोई ढंग की आइसक्रीम नहीं खाई थी। फिर भी संकोच के साथ कहा, जो आपको पसंद हो। लेकिन वह फिर से ज़िद करने लगे और कहा, मैं कसाटा ले आऊँ? जाओ भी भाई, नज़मा ने कहा और दोनों खाने में मशगूल हो गई। सलीम मस्ती भरी चाल से सीढ़ियाँ उतर गया। मैं क्या इतना नाश्ता कर पाऊँगी, मैं सोचने लगी। फिर एक प्लेट लेकर मैंने उसमें थोड़ा सा नमकीन और एक मिठाई का टुकड़ा ले लिया। मैं ज़्यादा खाना चाहती थी पर संकोचवश खा नहीं सकी। नज़मा और लेने का कहती रही, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं ज़्यादा नहीं खा पाती। मन ही मन मुझे लग रहा था कि और ले लूं, लेकिन नहीं लिया। मुझे काफ़ी संकोच हो रहा था। थोड़ी देर में सलीम एक बड़ा पैकेट कसाटा का ले आया। चारों ओर से बहुत सारे काजू लगे थे। मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम ले ली एक प्लेट में। जीवन में पहली बार इतनी अच्छी आइसक्रीम मैंने खाई थी और कभी नहीं। उनके खाने, पहनने, बोलने के अंदाज से लग रहा था कि उनका परिवार काफ़ी अमीर है। शाम को घर लौटते समय नज़मा के अपनी अम्मी से मिलवाया। वह काफ़ी रिज़र्व लगी और उन्होंने थोड़ी बहुत ही बातचीत की मुझसे। नज़मा ने ऑर्डर किया कि सलीम मुझे छोड़ कर आए। मैं लगातार मना करती रही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरा घर देखे, लेकिन सलीम मुझे अपनी बाइक से छोड़ने गया था। मैंने अपना मोहल्ला शुरू होने के पहले ही उसे रोक दिया था और शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गई थी। जानती थी कि सलीम उम्मीद कर रहा था कि मैं उसे घर चलने को कहूँगी, लेकिन मैं क्या करूँ? कह ही देती तो घर में बैठाती कहाँ? परिवार के सदस्यों के हज़ारों सवालों के जवाब कहाँ से लाती और मुझे प्रश्नचूल की तरह चुभते रहते। मैं चुपचाप आगे की गली से मुड़कर अपने घर में आ गई। आज मुझे अपना घर छोटा, गंदा और बहुत ही अस्त व्यस्त सा लग रहा था। सच कहूँ तो मैं अपने आप को भी बहुत गंदा महसूस कर रही थी और कपड़े मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे पुराने और ना जाने किस ज़माने के हों। मैं उनमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और बिल्कुल पुराने ज़माने के फ़ैशन के लग रहे थे। रात जब हम सब एक कमरे में सोए तो मुझे सलमा का अलग से बना कमरा याद हो गया। कितना सुंदर, कितना साफ़ था। मुझे सलीम के साथ लौटना याद आ रहा था
और पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगा रहा था जो पूरे रास्ते महकता रहा था और हवा में अपनी खुशबू लगातार बिखेरता जा रहा था। मैं संकोच में दूर बैठी थी, कोई अंग ना छू जाए। हमारे मोहल्ले वालों की मानसिकता का तो सबको पता ही है। ऐसी बातें बनाई जाएंगी कि मेरी पढ़ाई भी छूट जाएगी, मेरे घर वाले मुझे पढ़ाई करने ही नहीं देंगे। फिर मेरा और सलीम का क्या मेल? वो मुसलमान है और मैं हिंदू। मैं अकेली चुपचाप करवटें बदलती रही और कब सो गई पता ही नहीं चला। सीधे मेरी सुबह को आँख खुली। उठी तो लगा रात मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए थे, जिनका बोझ आँखों पर कम पर मन पर बहुत ज़्यादा अधिक हो गया था। एक सप्ताह के अंतराल पर नज़मा ने मुझे फिर घर आने का निमंत्रण दिया, लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि मैं आज बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम्हारे घर पर नहीं आ सकूँगी। मुझे अचानक एक शाम सलीम बाज़ार में मिल गया। अरे आप तो यहीं हैं? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? मैं चौंक गई थी। नज़मा बता रही थी कि आप बाहर जाने वाली हैं। आपने यही कहा था ना उससे? कार्यक्रम कैंसिल हो गया। मेरी चोरी पकड़े जाने पर झूठ बोला। मैं चाह रही थी कि सलीम जल्दी से सामने से हट जाए तो मैं जिस काम के लिए बाज़ार आई थी उसके लिए आगे बढ़ सकूं। मेरा बाज़ार में थोड़ा बहुत घर का काम था। जानती है क्यों आपको बुलाया था? मैंने आंखों में सवाल लिए सलीम को देखा। मैं बाहर जा रहा हूँ जॉब पर, इसलिए पार्टी देने को बुलाया था। कहाँ जा रहे हो? मैंने अनजाने में पूछा। पूना। फिर उसके बाद यह कहकर उसने हवाई जहाज़ के उड़ने का इशारा किया। बधाई हो, मेरे मुंह से निकला। सिर्फ बधाई? अरे आपको तो मुझे पार्टी देनी चाहिए। मिठाई, चाय, कॉफ़ी कुछ भी नहीं। मेरे पास सब्ज़ी भर के रुपए थे। मैं क्या कहती? फिर कभी ना, अभी पेमेंट भी आप ही करेंगी। हाँ, अगर आपके पास ना हो तो मैं उधार दे देता हूँ। नो थैंक्स, मैंने कहा। सामने ही बने रेस्टोरेंट में जाने को वह आगे बढ़ गया। कांच का दरवाज़ा हटते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और हमें काफ़ी अच्छा लगा। बाहर गर्मी और उमस थी। ठंडक ने बहुत तसल्ली दी और हम चुपचाप एक टेबल पर बैठ गए। टेबल पर रखे हुए मेनू कार्ड को देखकर उसने पास्ता और मंचूरियन का ऑर्डर दे दिया था। मुझे तो कभी भी यह डिश पसंद नहीं आए हैं, सो मैंने कहा मेरे लिए मत मंगाओ। क्यों? मुझे पसंद नहीं है। तो ठीक है, जो आपको पसंद हो आप वो मंगा लीजिए। बताइए क्या ऑर्डर करूं आपके लिए? कहकर उसने मेनू मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं सस्ती से सस्ती खाने की चीज़ खोज रही थी, पर कोई भी 100 से कम नहीं थी। मुझे बेहद खीज हो रही थी। मैंने चुपचाप इडली मंगवा ली और सलीम की पसंद का कसाटा आइसक्रीम भी आ गया था। हम आमने सामने बैठे थे, लेकिन बातचीत का कोई भी क्रम कहीं से भी पकड़ में नहीं आ रहा था। साधारण बात करने के बाद भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। औपचारिक बातें, नज़मा कैसी है, अम्मी कैसी हैं, नज़मा की कोचिंग कैसी है, इतनी कम बातें, वह भी फालतू की बातें जो कहने सुनने में भी बोर लग रही थी। सलीम बिना बताए कहे जा रहा था पूना में 8 लाख का पैकेज मिला है और दुबई या सऊदी अरब चला गया तो शायद उसे 1 करोड़ से भी कम नहीं मिलेगा। तो वह काफ़ी प्लानिंग कर रहा था कि क्या करना है। आखिर इतना कमा कर करोगे क्या? ऐश प्राची जी, ऐश। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी चहक थी, आंखों में चमक। मैं अपने आप में ही नीचे देखकर शर्मिंदगी अनुभव कर रही थी। बिल लेकर बैरा आया तो उसने पर्स खोलकर पेमेंट कर दिया। मैंने कुछ हल्का अनुभव किया। मैं डर रही थी शायद पेमेंट के लिए मेरे पास पैसे हों भी या नहीं। अगर मैं पेमेंट करती तो घर क्या जवाब देती, घर का सामान कहाँ से लेती। बैरे को उसने 50 रुपये की टिप दी। यह सब कुछ मेरे लिए नया था। मैं इससे निकलकर बाहर भाग जाना चाहती थी। मैं मोह जाल से निकल जाना चाहती थी। बाहर जब आए तो वही गर्मी और उमस थी जिसमें हम पहले परेशान थे। मैं जाने को मुड़ी तो सलीम ने कहा, अब कब मिलोगी? कब मिलूँगी? क्यों? प्राची, तुम बहुत कंजूस हो। क्या मतलब? कुछ भी अपने विषय में नहीं बताती हो। हंसती भी इतना हो कि मानो उसके भी तुम्हें रुपए देने पड़ रहे हों। दिल पर वज़न रख कर
आखिर ऐसा क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में, इतना क्यों टेंशन लिए बैठी हो? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ, कहकर मैं जल्दी से आगे की ओर बढ़ गई और अपने रास्ते से लग गई। जानती थी कि दो आंखें घूर रही होंगी, लेकिन जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता क्या पूछना। फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मेरे जीवन का उद्देश्य हो गया था अपनी गरीबी को हिम्मत के साथ काट कर फेंकूं। अतः मैं केवल और केवल अपनी पढ़ाई में जुटी थी, लेकिन परिवार ने आगे पढ़ाने से भी मना कर दिया था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। आखिर वे भी क्या करते, उनकी कोई गलती नहीं थी कि प्रतियोगिता परीक्षा में मुझे बैठा पाते, इतना भी वे नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में नज़मा ने मेरी बहुत मदद की उधारी के नाम पर, लेकिन मैं जानती थी ये उधारी नहीं है, सीधी सीधी मदद है। नज़मा से कई बार मिली, हमेशा उसने सलीम की बात उठाई। मैंने कोई रुचि नहीं ली और ना ही उसके बारे में कोई प्रश्न किया। मेरा एकमात्र लक्ष्य था किसी भी तरह मेहनत करके गरीबी से मुक्त होना। परिवार मुझे समझने को तैयार नहीं था। पिताजी सोच भी नहीं पाते थे कि मैं क्या करने की सोच रही हूँ। माँ तो हमेशा यही कहती रहती, बेटी अपनी इज़्ज़त बचाए रखना। वह इज़्ज़त क्या है पता नहीं, वह किस बारे में बात करती थी मुझे नहीं पता, लेकिन शरीर पर किसी को ना चढ़ने देना ही उनकी इज़्ज़त की बात थी। बस यही वह चाहती थी। मैं जीवन की दौड़ में बहुत तेज़ भागी, इतना तेज़ कि सब कुछ बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया। अपना परिवार और घर, काफ़ी कुछ पीछे छूट गया। परिवार की हालत सुधर गई, छोटे का विवाह हो गया। पूरे परिवार में मेरी बहुत इज्जत थी। उस छोटे लोगों के मोहल्ले से निकलकर एक कॉलोनी में मकान ले लिया था, वह भी एक बड़े शहर में। मैं महीने में एक बार, कभी कभी 2 महीनों में आ जाती थी अपने पुराने घर। अकेलेपन को अपने चारों ओर ऐसा घेर लिया था कि किसी का प्रवेश उसमें नहीं था। समय की धूप ने सिर के बालों को थोड़ा थोड़ा सफ़ेद कर दिया था, लेकिन इस तपती धूप ने मन की उमंगों को नहीं सुखाया था। परिवार में मेरे बारे में कभी कोई बात नहीं होती थी और विवाह को लेकर तो कभी कोई चर्चा ही नहीं होती थी। छोटा भैया कहीं प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री करने के पद पर था और पिताजी अब सेवानिवृत्त हो गए थे। माँ और पिताजी कुछ दिन मेरे पास आ जाते थे, कुछ दिन मेरे पास आकर ठहरे और अपनी अप्रत्यक्ष कामनाएं प्रकट कर दी कि चारों धाम की यात्रा पर जाना है। मैंने चुपचाप उनकी सारी व्यवस्था करा दी, लेकिन कहीं से भी मेरे लिए उनके मन में कुछ नहीं था कि मैं जीवन में क्या करूँगी, आगे विवाह करूँ या ना करूँ, इस बारे में उन्होंने कभी चर्चा नहीं की। मन की उलझनों के जाल ऐसे होते हैं कि उनमें उलझो तो निकलना दूभर हो जाता है। मैं कभी कभी बहुत अकेलापन अनुभव करती थी। नज़मा से कभी कभी फ़ोन पर बातचीत हो जाती थी और वह हमेशा अपने यहाँ आने के लिए कहती। सलीम की शादी हो गई थी और नज़मा भी शादी करवा कर एक बच्चे की अम्मी बन चुकी थी। वह काफ़ी खुश थे। एक आध दिन ज़रूर आऊँगी हमेशा कहती, लेकिन वह आई कभी नहीं। आखिरकार मेरा भी तो जीवन है और मैं क्यों नहीं जी सकती अपने तरीके से। विदेशों में तो इसे काफ़ी प्रचलन किया गया है कि उम्र में लोग जीना शुरू करते हैं क्योंकि उनके पास जीवन जीने का अनुभव होता है, और दूसरी तरफ हम भारतीय लोगों से मिलने को केवल चरित्र से और बिस्तर से जोड़कर ही देखते हैं। मैं सोचती अगर ऐसा कुछ जीवन में हो ही जाए तो क्या उससे चरित्र, ईमानदारी पर प्रभाव पड़ता है या कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी वर्जनाओं के चलते हमें मध्य जीवन जीने को ज़बरदस्ती बाध्य किया जाता है। मेरे ही कार्यालय में एक युवक था, उम्र मुझसे छोटी ही थी, हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता था या फिर पुस्तक पढ़ता रहता था। मैं उसे ध्यान से देखते रहती। परिवार बहुत अधिक अमीर न था, पर थोड़े स्वतंत्र दिमाग का था। मैं यह अनुभव करती थी कि वह ज़रूरत से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मुझ में रुचि लेता था। हमेशा मेरी पसंद का ध्यान रखता था। 2-3 बार उसने मुझे
दीदी कहने का प्रयास भी किया, जिसे मैंने सिरे से खारिज कर दिया और उसे रोक दिया। मैं उसके रंग रूप में, उसकी बौद्धिकता में ना जाने क्यों सलीम को खोज रही थी। पहले दिन से ही मैं उसमें सलीम को खोजना चाहती थी, क्योंकि अनजाने में ही सलीम ही जीवन में आया था। भले ही मैंने उसे मुसलमान होने के कारण या अपने परिवार के निम्न जीवन जीने के चलते स्वीकार नहीं किया था, मैं जानती थी कि वह दैहिक आकर्षण है। और सच मानिए, मुझे सलीम सही मायने में सेपियोसेक्सुअल लगता था। ऐसे व्यक्ति हमेशा बुद्धिमान व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी के प्रति जल्दी से और ज़्यादा आकर्षित नहीं होते। यह दैहिक आकर्षण खत्म होते ही सलीम मुझसे तलाक ले लेता, क्योंकि अक्सर वह इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता था कि मैं चकरा जाती, क्योंकि उस समय मैं उन विभिन्न मुद्दों के बारे में किसी चर्चा के लायक नहीं थी। मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे सच में ही किसी एक ऐसे ही सलीम की ही ज़रूरत है, जिससे मैं बहस करती या तर्क करती। क्या इस युवक के पास इतनी बौद्धिकता होगी? मात्र और केवल मात्र दैहिक आकर्षण के अतिरिक्त सब कुछ भला शून्य होगा? तो क्या पढ़ी लिखी और अधिक उम्र की महिला के लिए यह खुलकर प्यार नहीं कर सकती? क्या मेरे लिए ये अभिशाप है? क्या वह ऐसे टूटकर प्यार करने के लायक भी है? तो क्या उम्र के इस पड़ाव पर मैं किसी से कोई कामना नहीं रख सकती? क्यों मुझे यह उम्मीद की जाए कि मैं एक पढ़ी लिखी और सभ्य हूँ तो मात्र ऐसे ही समर्पण करूँ जो विधि समस्त सीमा रेखाओं में ही सोचा जाए। सोचा उस युवक से मैं विवाह कर लूँ, लेकिन विवाह ही क्यों, प्रेम क्यों नहीं कर सकती? मेरे मन ने तर्क दिया, वह मेरा प्रेमी क्यों नहीं बन सकता? भले ही वह मुझसे थोड़ा सा छोटा है, जो मुझे स्वतंत्र रखे और मैं उसे बंधन मुक्त रख सकूं। ये समाज क्या कहेगा? क्या कहेगा? मेरा जीवन है, मुझे मेरे तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। उम्र के इस दौर पर पहुंचकर मैंने देखा कि जब कामनाएं बलवती हो जाती हैं तो प्रकट हो ही जाती हैं। यही हुआ और भी लगने लगा कि मैं अपने लिए कब जी पाऊंगी। लेकिन जिस पद पर हूँ उस पर मैं किसी से स्पष्ट कह भी नहीं सकती कि मेरी क्या कामना है। जो नवयुवक ऑफिस में काम करता था, वह फाइल लेकर किसी विषय पर मुझसे चर्चा करने मेरी टेबल पर आ गया। मैं कल्पना करती रही कि यह मुझसे रिश्ता बनाएगा तो कुछ उसका व्यवहार कैसा होगा, या फिर यह क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैंने प्रोजेक्ट पर अपनी सलाह दी और वह उठकर जाने लगा। फिर कुछ देर रुककर पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, ठीक हूँ मैं, क्या हुआ है मुझे? लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, शायद इसलिए। कोई मेरे लायक काम हो तो आप बता सकती हैं मुझे? उसने शालीनता से प्रश्न किया। जॉन, यदि शाम को मैं फ्री हूँ, कहाँ मिलना है? उसने तपाक से कहा। उसकी आवाज़ में आशा और जोश था और आंखों में तेज़ चमक आ गई थी। ऑफिस के बाद मैं गोलार्ड में 6 बजे मिलती हूँ। मैंने यूँ कहा जैसे उम्र के 20 बरस पूर्व सलीम से मिलती तो क्या कहती। मैं काफ़ी हैरान थी अपने बोलने पर। मैं मिल जाऊँगा, ओके, मैंने कहा। वह चला गया। मेरे मन में विचार आया, कहीं यह पहल इतने बरसों से बनी इज्जत मिट्टी में तो नहीं मिला देगी? कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? कहीं ये बाद में इसका दुरुपयोग न करे और मुझे अपने बात पर पछताना पड़े। फिर दूसरा विचार आया, ना, वह ऐसा नहीं कर सकता। आखिर वह मेरे नीचे ही काम करता है। न जाने क्यों मन डोल रहा था। घड़ी देखी, 2 बज चुके थे, लेकिन समय बहुत धीमे धीमे चल रहा था, रोज़ के और भी धीरे। मैं आज भर या हो सकता है जीवन भर इस पल की कामना किए रही थी कि अपने तरीके से भरपूर प्यार के साथ जी लेना चाहती हूँ। कितने बरसों तक अपनी कामनाओं को चट्टानों के बांध से रोककर रखा था। प्रेम सीने में दबे दबे पूरा गंदला हो गया था, लेकिन अब मैं स्वयं एक चट्टान को तोड़कर अंदर के स्रोत को बहने दूंगी। शाम को मैं ज़रा जल्दी घर के लिए निकल गई। शायद मुझे खुद के लिए वक्त चाहिए था। तैयार होकर गोलार्ड पहुंची तो बाहर ही मुझे जॉन मिल गया। मैंने उसे ध्यान से देखा।
नाटे कद का गठीला शरीर गौर वर्ण था। नाटा इतना भी नहीं कि बुरा लगे, ठीक ठाक ही था। छाती चौड़ी थी, छाती के बाल टी शर्ट से बाहर दिख रहे थे। मुझे देखकर वह काफ़ी खुश हो गया और हम दोनों अंदर चले गए। अंदर रेस्टोरेंट में एक टेबल पर हम लोग जाकर बैठ गए। कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वह चकित दृष्टि से चारों ओर देख रहा था, जैसे कभी सलीम के साथ मैं कॉफ़ी हाउस में जाने के बाद उस कॉफ़ी हाउस को देख रही थी। कॉफ़ी पीकर मैंने ही कहा, समय हो तो चलो कहीं फ़िल्म देख लें। क्यों नहीं, उसने जल्दी से कहा। सीधे हमने गोलाड में ही लगी एक थिएटर में, मिनी थिएटर में एक फ़िल्म देखी जो एक लव स्टोरी थी। कई बार जाने में या शायद अनजाने में या जानबूझकर हाथ छू भी गया तो मैंने अपने हाथों को हटाया नहीं। वह भी इतने बढ़िया हॉल में पहली बार ही मूवी देख रहा था। शायद वह इतने बड़े हॉल में पहली बार आया था। पिक्चर के बाद डिनर लिया और फिर उसने विदा लेने की जब बारी आई तो उसने कहा, अब बस इतना ही कुछ? क्यों? मैं चाह रहा था कि आपको घर तक छोड़ देता, अगर आपकी इजाज़त हो तो। उसकी आवाज़ में अजीब सा नशा था। चलो, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। शायद मैं भी यही चाहती थी। मैं स्वयं आज सारी सीमाएं लांघना चाह रही थी। हम दोनों आगे बढ़े। मैं ड्राइव कर रही थी और वह मेरे साथ आगे ही बैठा था। उसने मुझसे कुछ पूछना चाहा। प्राची जी, आज की शाम ज़िंदगी की एक यादगार शाम हो गई मेरे लिए। अच्छा? जी हाँ। कभी जहाँ मैं जाने की सोचता भी नहीं था और शायद मेरी हैसियत भी नहीं थी, जिस होटल को बाहर से देखता था, वहाँ आज मैंने आपके साथ बैठ के डिनर किया। थैंक यू। वेलकम। लेकिन जॉन, प्लीज़ अब मुझे थैंक यू मत कहना। ओके। उसने खिड़की के कांच खोल दिए और हवा की ठंडक अंदर तक आ रही थी। मैंने घर की जगह एक बाहरी सड़क पर कार को मोड़ दिया ताकि रास्ता और लंबा हो जाए, जहाँ चारों तरफ सुनसान था। हवा में अजीब सा नशा था। जॉन ने मुझसे पूछा, प्राची जी, मैं आपके कंधे पर हाथ रख दूं? और मैंने कहा हाँ। उसने हाथ को चुपचाप से मेरे कंधे पर रख दिया और आगे बढ़ने लगे। तेज़ गति से कार सुनसान सड़क पर चल पड़ी थी, मंजिल को जाने बिना, अनजाने रास्ते पर मंजिल की खोज में। मैंने अनुभव किया उसके हाथ की उंगलियां गर्दन को छू रही थी और वह बाहर देखे जा रहा था। अजीब सी सिरन हो रही थी मुझ में। कार तेज़ गति से चलती जा रही थी। एक मोड़ पर मैंने कार को रोका और जॉन को देखा। उसकी आंखों में वही नशा था जो शायद मुझ में भी था, मुझे पा लेने का। इस समय जॉन में न जाने कौन सा आकर्षण था जो मैं पहली बार किसी में देख रही थी। शायद मात्र पुरुष होने का ही आकर्षण था। मैंने उसके बिना कहे मन के भाव को समझ लिया और कार को अपने घर की तरफ मोड़ ली और सोचा कि हमें वहीं जाना चाहिए। पूरे रास्ते मैं पाप पुण्य, उम्र के अंतर, समाज के बंधनों के अतिरिक्त जाने क्या क्या सोचती रही और पूरी तरह मेरा दिमाग चल रहा था। मैंने कार गैरेज में खड़ी की तो उसने मुझसे चाबी लेकर दरवाज़ा खोला। मैंने लाइट ऑन की। वाह, कितना सुंदर कमरा है आपका। उसके मुंह से अनायास ही निकला था, यानी उसका कमरा और उसका घर काफ़ी कम थे। मैं खुश हो गई। जॉन मिडिल क्लास या शायद जिस स्थिति में हमने जीवन काटा था उसी तरह के परिवेश का प्रतीत हो रहा था। आँखों में चमक थी। ऐसे लग रहा था कि वह सब कुछ पहली बार देख रहा था। उसने बड़े विश्वास और अपने अधिकार से फ्रिज को खोला और उसमें से सॉफ्ट ड्रिंक्स की एक बोतल निकालकर टेबल पर रख दी और फिर उसे ग्लास में उड़ेल दिया। मैं फ्रेश होने चली गई। ड्राइंग रूम में वह अकेला ही बैठा था और ड्राइंग रूम से लगा ही बेडरूम था। उसी के बाजू में किचन भी था, केवल एक व्यक्ति के लिए। मैं जब लौटी तब तक जॉन ने टीवी चालू कर दिया था। पूरे अधिकार के साथ वह इस घर में आराम से बैठा था और वह मेरी तरफ ही देख रहा था। मुझे भी अच्छा लगा। फिर अचानक मेरे मन में वही पाप पुण्य जैसे भाव आने लगे, लेकिन उम्र का
पूरा दौर और इतना बड़ा हिस्सा निकल जाने के बाद मैंने अपने लिए कभी कुछ भी सोचा ही नहीं था। सलीम की आंखों के भाव को पढ़कर जानबूझकर मैं अनजान बनी रही और वहीं उसके पास में बैठ गई। रात के 11 बज चुके थे। आंखों में नींद आने लगी थी। मेरा रोज़ का था ये। मैंने वैसे ही कहा, जॉन तुम ड्राइंग रूम में सो जाओ। क्यों? वह बुरी तरह से चौंक गया। मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वैसे भी मुझे अकेले में डर लगता है, मैं अकेला नहीं सो सकता, कहकर उसने शरारत से मुझे देखा। ठीक है, उठो चलो, कहकर मैं बेडरूम में चली आई और उसका इंतज़ार किया। जॉन सब बड़े आश्चर्य से देख रहा था। उसे इस तरह देखते हुए मुझे अपना समय याद आ गया और अपनी जीवन के पहले पड़ाव का ध्यान हुआ। मुझे सुखद अनुभूति हो रही थी, लेकिन वह पुरुष है इसलिए कहीं से अपने को कम नहीं आंक रहा था। जबकि मैं नज़्मा के घर पर हमेशा शर्म से गड़ी जाती थी। बार बार एहसास होता था कि हम कितने गरीब हैं और वह कितने अमीर। जॉन बेडरूम से लगे बाथरूम में फ्रेश होकर लौटा। कमरे में बिस्तर पर मैं आकर लेट गई और मैंने रोशनी कम कर दी। वह मेरे पास आकर लेट गया। उसकी सांसें तेज़ और गर्म थी। मैं उसकी पहल की प्रतीक्षा कर रही थी। शायद यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि मेरे जीवन का यह प्रथम अनुभव था। जॉन उन्माद से भर गया। उसका इस तरह से खुश हो जाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने अनुभव किया कि मैं खुश थी। जैसे तेज़ आंधी जब कभी आती है तो पेड़ के पास लगी लता और वृक्ष के तने से और ज़ोरों से लिपट जाती है, ठीक उसी तरह से मैं जॉन के गले लग गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं जॉन से 5 साल छोटी हो गई हूँ। प्रेम का यह भी रूप होता है, यह एक आनंद होता है, यह मैंने महसूस किया। मैं आज जान पा रही थी कि ना जाने क्यों जॉन इतना खोया हुआ है और वह प्रत्यक्ष क्षण निकट आने की प्रक्रिया में हाँफ रहा था और बुड़बुड़ा रहा था, अन्नू, अनीता, मैं तो प्राची हूँ, पर ये अन्नू कौन है? मैंने सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपने क्रम में लगी रही। उसके प्रत्येक प्रेम की गति को उत्तर देती रही, प्रेम का प्रति उत्तर देती रही। मैं धीमे धीमे थक रही थी। मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं कहूँ, फिर भी मुंह से कुछ न कुछ निकल ही रहा था, पर मैंने सुना नहीं कि वह क्या था। आंधी समाप्त हो गई, सब कुछ ठहर गया। थककर पस्त हम दोनों लेटे रहे और कुछ न कुछ सोच रहे थे। कुछ बेहोश लगा यह रात ख़त्म ना हो। मैंने ही जॉन से प्रश्न किया, अच्छा यह तो बताओ, यह अनीता कौन है? और वह हैरान हो गया। अरे तुम्हें कैसे मालूम? उसने आश्चर्य से पूछा। बताओ ना, कौन है वो? वाइफ है मेरी। यह बहुत प्यार करती है वो मुझसे। और तुम प्यार करते हो उसे? कुछ समय अनजान इंसान भी पास रहे तो प्यार हो ही जाता है। पर तुमने कैसे पूछ लिया और तुम कैसे जानती हो अनीता को? जॉन ने फिर से सवाल किया। क्योंकि तुम पूरी देर केवल उसी का नाम ले रहे थे, उसी का नाम जप रहे थे जब भी मेरे साथ थे। मैंने 2 टूक शब्दों में कहा। ओह नो, उसने मुझसे कहा और फिर अचानक बिस्तर छोड़कर वह उठ खड़ा हुआ। तैयार होते हुए कहने लगा, मैं घर जाऊंगा, काफ़ी देर हो गई है, शी मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। और यह कहते हुए जल्दी जल्दी उठ खड़ा हुआ। मैंने सुना तो धक्क रह गई। वह जो प्यार दे रहा था वह मेरे हिस्से का बिल्कुल नहीं था, वह तो उसके पत्नी के हिस्से का था। अनीता, अन्नू मेरा बिल्कुल नहीं था। मुझे उपकृत करने के लिए उसने देह भर दिया था। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे अधिकार था भी क्या? मैं उससे ले भी कैसे सकती थी? वह उसकी ब्याहता थी, सामाजिक बंधन में बंधी। मैं तो पल भर के लिए या कुछ समय के लिए। फिर मुझे अपनी सोच पर खुद ही हंसी आ गई। मैं सभ्यतावश उसे दरवाजे तक उठकर छोड़ने आई। उसने दरवाजे की चौखट पर मुझे हल्के से पास खींचा और कहा, प्राची जी, जान सकता हूँ कि यह सलीम कौन था या अब भी है क्या? मैं चौंक गई। तुमने कैसे जाना? आपने मुझे जॉन कहाँ समझा था? जो भी प्यार मैं कह रही थी वह प्रत्युत्तर दे रही थी सलीम के नाम से। आप पूरी देर केवल सलीम कहकर ही दे रही थी।
क्या इतना प्यार करती थी उसे? काश जॉन मानकर ही करती तो मेरी रात अमर हो जाती। जॉन कुछ पल ठहरा और कुछ सोचने लगा, कोई उत्तर सुनने के लिए, लेकिन मैंने कोई जवाब ना दिया। कोई उत्तर ना पाकर गुड नाइट कहकर वह चुपचाप वहाँ से निकल गया। मैं घर के अंदर आ गई। बिस्तर पर अभी भी किसी के होने का एहसास था। ज़िंदगी में पहली बार। कौन था, जॉन या सलीम? उसने उसके हिस्से का प्यार नहीं दिया और मैंने अपने हिस्से का प्रेम उसे नहीं दिया। हम दोनों एकदम बराबरी पे थे। हिसाब बराबर हो गया। लेकिन ज़िंदगी का हिसाब इतना सरल और सहज थोड़े ही होता है कि इन छोटी ही बातें में उलझ जाए। मन उलझे धागों के समान होता है, जिसका एक सिरा कहीं होता है और दूसरा मन की गहराइयों में कहीं छिपा होता है, जिसे हम कभी भी ढूंढ नहीं पाते। मैं उलझे मन के धागों को लिए बिस्तर पर ना जाने कब से जाग रही हूँ। धागे का एक सिरा भी मेरे हाथ में नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये उलझी हुई प्रेम कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।